बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। एटम क्या होता है? तो हम कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, वो क्या है? ये पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी। जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे ये बोर्ड मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये टेबल है, हर चीज इससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी। अब अगर मैं एटम की बात करूं, एटम के साइज के, आपको एटम को भी नजर आया? आपको एटम कभी नजर नहीं आया, लेकिन अगर मैं एटम की बात करता हूँ तो एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अगर आप उसको इमेजिन करना चाहें तो वो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि अगर मैं, ये तो बोर्ड मार्कर है ना, अगर पेंसिल से एक डॉट लगाता हूँ ऐसे, तो साइंस कहती है इसके अंदर 2 मिलियन एटम, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 मिलियन से मुराद है कि इसके अंदर तकरीबन 20 लाख एटम है। इस एक जो पेंसिल से हम डॉट लगाते हैं उससे, बोर्ड मार्कर से फिर भी बड़ा नजर आ रहा है ना, ये 20 लाख एटम। तो अगर मैं आपको ये बोलूं उसमें से एक एटम निकाल के दिखाएं तो पॉसिबल नहीं है। समझ आइए ना? तो एटम का साइज इतना है, क्योंकि एटम का साइज बहुत स्मॉल था। तो पहले जमाने में 19वीं सदी के अंदर ये समझा जाता था कि अगर एटम इतना स्मॉल है तो इसका मतलब है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमने एटम का नाम एटम रखा। तब एटम का मतलब ये लिया जाता था इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मीन नाकाबिले, नाकाबिले तकसीम, जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया एटम। जैसे आप छोटे होते हैं ना, अब पैदा बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं मैंने इसका नाम रखा दानिश। वो समझते हैं कि इसका नाम दानिश रखेंगे ताकि जब बड़ा हो ये कलमंद। मजा आ रही है ना? हम समझते हैं कि इसके अंदर नाम की कुछ खसूसियात आ जाती हैं, हम ये सोचते हैं। शायद ऐसा ना हो, कभी कभी नाम तो दानिश रखा होता है लेकिन वो होता बेवकूफ है। समझ आइए ना बात मेरी? और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाम भी दानिश है और है भी कलम। समझ रहे हो ना? तब इसलिए तब हमने एटम का नाम एटम रखा, क्योंकि इसका मतलब तो ये जो है ना, शायद ये लातीनी लफ्ज है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी ऐसी चीज जिसको तोड़ा, तोड़ना कैसे है? जब वो नजर नहीं आ रहा, ये समझा जाता था। यानी एक ये थ्योरी बन गई हुई थी। थ्योरी से मुराद होता है कि एक चीज तो हमने देखी नहीं है, जैसे अल्लाह ताला है कि नहीं है, इस चीज पे हमारा ईमान है कि नहीं है? अल्लाह ताला तो नहीं आ रहा, हमारा ईमान इस चीज पे है। ऐसे ही एक थ्योरी बन गई, ईमान कहते हैं थ्योरी, मतलब एक चीज हमने बना लिया, उस पर हमें यकीन कर। ईमान कहते हैं कि जिसपे ऐसे यकीन करना है कि वो झूठ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही साइंसदानों ने एक थ्योरी बना दी एटम के बारे में कि एटम होता है, और मैंने भी आज तक एटम ना ही किसी ने देखा है, लेकिन वो इंडिविजिबल होता है। जब साइंस ने रिसर्च की, मजीद रिसर्च होती गई, तो पता चला कि नहीं, ये गलत है, ये थ्योरी गलत है कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ये जो हमने एटम का नाम एटम रखा था ना, हमने नाम ही गलत रखा था। लेकिन ये जब तक ये पता चला तब तक काफी साल गुजर गए हुए थे। अब लोगों के दिमाग में एक एटम का नाम बन गया हुआ था, ठीक है ना? अब एक बंदे का नाम गलत पड़ जाए, उसका नाम नहीं है वो, उसका मतलब भी, लेकिन वो पड़ गया हुआ है, वो भूलता नहीं है। ऐसे ही लोगों के माइंड में जब एटम का कंसेप्ट बन गया तो उन्होंने एटम का नाम तो चेंज नहीं किया है, तो उसका मतलब इंडिविजिबल था, लेकिन रियल में वो एटम जो था डिविजिबल था। डिविजिबल मतलब काबिले काबिले तकसीम, यानी जिसको हम तोड़ सकते हैं। साइंस ने रिसर्च की तो नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम उसका मतलब क्या कर दिया? चेंज कर, कभी भी मतलब चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है ना? जैसे मैंने बोला तो डिविजिबल, काबिले तकसीम, एटम को तोड़ा गया, ठीक है, रिसर्च हुई, और जब रिसर्च हुई तो पता चला कि एटम के अंदर क्या होता है। एटम के अंदर फंडामेंटल 3 पार्टिकल होते हैं। फंडामेंटल से मुराद है बुनियादी तौर पे 3 इसके अंदर चीजें होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन आपकी क्लासेस तक हम जस्ट इतनी बात करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो हमने जब इसको तोड़ा एटम को, तो एटम के अंदर से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, फंडामेंटल
particles of atom। वो तीन थे। नंबर वन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। नंबर टू प्रोटॉन। नंबर थ्री न्यूट्रॉन। यानी रिसर्च से ये पता चला कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये पता चला। जब ये पता चल गया कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल मुराद है ये लाजमी होते हैं, बुनियादी पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब ये क्वेश्चन पैदा हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एटम के अंदर किस जगह पे होते हैं। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर भी पूछे बताओ तैमूर किधर बैठा हुआ है, ये अगर एटम है, तैमूर किधर बैठा हुआ है, रेहान किधर बैठा हुआ है, क्वेश्चन ये पैदा हुआ क्योंकि हमने एटम तो अंदर से देखा नहीं था। तो रिसर्च होना शुरू हो गई। ठीक है, तो जब रिसर्च हुई, ये जो सबसे पहले ये जो गलत बात बताई थी कि एटम इंडिविजिबल है, वो ये बताई थी किसने? उस साइंसदान का नाम था जॉन डाल्टन। डेट मुझे भी याद नहीं है, आपकी बुक में लिखी हुई है तो डेट याद नहीं है, 18 समथिंग बनती है, ठीक है ना। उसने बताया था कि एटम इंडिविजिबल है। और फिर एक और साइंसदान ने कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद बताया कि ये एटम क्या है, इंडिविजिबल है। अब क्वेश्चन ये पैदा हो गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किधर पाए जाते हैं। उस जमाने के अंदर जब ये क्वेश्चन पैदा हुआ, एक बहुत बड़ा साइंसदान था जिसका नाम था, उस साइंसदान का नाम था सर जे थॉमसन। अब इसका नाम सर क्यों था, सर क्यों कहा जाता है? उस जमाने में सर कहा जाता था उस साइंसदान को जो दुनिया में कोई ऐसा काम करता था जो किसी ने ना किया हो, उसे सर कहा जाता था, यानी उसके नाम के साथ सर लग जाता था। इसने ये पता चला लिया हुआ था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज क्या होता है ये मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ, ये इसने पता चला लिया हुआ था। इसके अलावा एक और साइंसदान था गोल्डस्टाइन, उसने ये पता चलाया था कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक साइंसदान था चैडविक, उसने ये बताया था कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। समझ आइए ना, यानी कोई ना कोई साइंसदान कुछ ना कुछ बता रहा था। ये अब चार्ज क्या होता है ये इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सर जे थॉमसन ने ये बड़ा काम किया, उसने बताया, उसने प्रूफ किया, ये नहीं कि जुबानी बता रहा। साइंस क्या होती है, साइंस में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइंस क्या होती है, कोई चीज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम साबित करते हैं इस चीज को कि हाँ ये चीज ऐसे है, और उसको हजारों लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। समझ आइए ना, अगर कोई बंदा सवाल पूछता है उसके ऊपर आपसे जवाब नहीं दिया जाता, इसका मतलब वो चीज साबित है। जब तक आप हर चीज का आंसर क्लियर कर देंगे दलाइल के साथ, दलील देंगे, तो वो चीज साबित, वो साइंस होती है, ठीक है ना। तो इसने साबित कर दिया। अब जब इसने ये साबित किया तो क्वेश्चन ये पैदा हुआ, इससे ये सवाल पूछा गया कि चलो तुम ये भी बताओ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ठीक है नेगेटिव चार्ज होता है, बताओ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किधर पाए जाते हैं। समझ आइए ना, यहाँ ये बता दो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किधर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। तो उस जमाने में इसने एक नई थ्योरी दे दी। हर साइंसदान थ्योरी देता है, समझ आइए ना। और उसने थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था, इसने जो थ्योरी दी हमें, इस थ्योरी का नाम था प्लम पुडिंग थ्योरी है, थ्योरी। अब इस थ्योरी का मतलब क्या था, ये थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी ये थी, मैंने वैसे आपकी बुक में ये बात नहीं लिखी हुई जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, कि ये शायद उस टाइम इसको वैसे पता नहीं था
ये शायद तरबूज खा रहा था। ये सोच रहा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, प्रोटॉन कैसे होंगे, न्यूट्रॉन। उस टाइम ये तरबूज खा रहा था। तो उसने ना सोचा कि जिस बिल्कुल एक तरबूज है ना, एटम भी बिल्कुल तरबूज की तरह है। तरबूज के अंदर जो काले बीचीज नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो सारा वो रेड कलर का गोला होता है, वो सारे प्रोटॉन है। और जो बाहर नील सारा छिलका है सफेद कलर का, वो न्यूट्रॉन है। समझ आ गई बात मेरी? तो बिल्कुल उसने ये थ्योरी दी। इसने कहा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ऐसे स्टक है। स्टक से मुराद है वो जैसे बीच स्टक नहीं होते, जुड़े होते हैं अंदर, ऐसे हैं। और इस थ्योरी का नाम रखा उसने प्लम पडिंग थ्योरी, से थ्योरी दे दी, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी गलत थी। उस टाइम गुजरा, ये थ्योरी गलत साबित हो कि एटम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब एक नया साइंसदान आया जिस उस जमाने में उसका नाम बहुत ज्यादा था, सर जे थॉमसन के बाद। वो थे रदरफोर्ड। उसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी एटम के बारे में एक थ्योरी दे दी। और जो रदरफोर्ड ने एटम के बारे में थ्योरी दी, शायद 1912 के अंदर, इसकी डेट मुझे याद है इस टाइम, 1912 के अंदर से थ्योरी दी थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। अब इसकी बात समझने वाली है। जो 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 बातें इसने बताई ना, असल में काम इसने किया, लेकिन इस काम का जो फल मिला वो किसी और को मिला। वो आगे जाकर पता चलता है। इस रदरफोर्ड ने सही कहानी बताई एटम के बारे में। हाँ, मैंने बताया ना कि जब तक आप एक थ्योरी बना देते हैं और उस थ्योरी के सारे बातों के जवाब नहीं दे देते, वो थ्योरी सच साबित है। अब सवाल कौन पूछता है? ज़ाहिर साइंसदान बैठे होते हैं सामने, वही सवाल पूछते हैं। साइंसदान एक ने रिप्रेजेंट करना है और बाकी ने सवाल पूछने हैं। अगर आप उसी सवाल का आंसर नहीं दे पाते तो थ्योरी क्या हो जाएगी? गलत साबित हो जाएगी। समझ आ रही है ना? और आंसर कैसे दिए जाते हैं? प्रूफ के साथ, एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट के साथ। समझ आ रही है ना? अब मैं इसकी थ्योरी के ऊपर आ जाता हूँ, ये आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो मैं उसको रेज करके मैं डायरेक्ट ही आ जाता हूँ। इसकी जो थ्योरी थी उसका नाम था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या नाम था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब हम देखते हैं ये थ्योरी क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसने क्या बोला? इसने एक बड़ी डिटेल्ड थ्योरी दी। इसने बोला कि हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसने थ्योरी कब दी थी? 1912 के अंदर, ये, ठीक है। अब जो इसने थ्योरी दी, प्रूफ के साथ इसने बताया। इसने ये बताया कि एटम का एक होता है सेंटर, ठीक है। उस सेंटर को बोलते हैं, एटम का जो सेंटर है, सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसने खुद ही नाम रख दिया ना। जब थ्योरी बनाई जाती है तो हम नाम भी अपनी मर्जी के रख लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेती है। समझ आइए ना? यानी इसने नाम रखा। और अब 2024 चल रहा है, 1912 में ये बात हुई थी, वो भी हम न्यूक्लियस कहते हैं। दुनिया में जितने साइंसदान काम कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, उसी थ्योरी की बुनियाद पे बनाई जा रही है। चाहे वो पेन है, चाहे ये मोबाइल है, या कोई भी चीज है, याद रखना। आप ये सोच रहे हो हम ये थ्योरियां क्यों पा रहे हैं? हम इसलिए पा रहे हैं कि हमें पता चले कि साइंस क्या है, ठीक है ना। तो बात आ जाती है न्यूक्लियस की। उसने बोला कि जो एटम का सेंटर है वो क्या है? न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और रेस्ट में होते हैं। रेस्ट में समझ आ रही है ना बात? ऐसे आप बैठे होंगे, ये मोशन में नहीं हो सकते, हमेशा रेस्ट में रहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
एटम के सेंटर के अंदर होते हैं और उसे कहते हैं न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के बाहर डिफरेंट रूम्स के अंदर रहते हैं और वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते। समझ आ रही है बात मेरी? सिचुएशन ये होती है कि ये सपोज ये एटम का सेंटर है तो हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये एटम का सेंटर है जिसको मैं न्यूक्लियस को एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एटम के बाहर हमने ऐसे रूम्स बने हुए हैं, ऐसे फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम है, थर्ड रूम है, ऐसे फोर्थ रूम, ऐसे ये चलते जाते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं। और ये जो रूम्स है ना, क्योंकि हम साइंस पा रहे हैं, केमिस्ट्री पा रहे हैं, तो हम इसको रूम तो नहीं ना कह सकते, हम इसको कहते हैं शेल। क्या कहते हैं? वैसे शेल आम जुबान में शेल का मतलब होता है जो चीज ऐसे बंद होती है, शेल। समझ आइए ना। तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलते जाएंगे। अब जाहिर है ना कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए। और इसने बताया, इसने बोला कि जो पहला शेल है उसका नाम वैसे ही रख लेते हैं एल, सॉरी के, क्या रख लेते हैं? के। दूसरे का नाम एल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, एम ओ। चलो इतना काफी है, ठीक है ना। के एल एम एन। पहला शेल के है, छोटा शेल, फिर बड़ा शेल के के बाद एल, फिर एम, फिर एन, फिर एन, एन फिर ओ, ठीक है ना। अब इसने बताया कि इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी वो स्टॉप नहीं होते, कभी भी नहीं रुकते। ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रुकता, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। तो उसने ये थ्योरी थी, इसने कुछ बातें और भी बताई। इसने ये बताया कि ठीक है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, वो हमेशा रेस्ट में रहते हैं, वो मोशन में नहीं होते। ये इसने सही बताया था। दूसरी बात से बताई कि बाहर शेल्स हैं और शेल्स के नाम भी बताए, और उसने ये भी साथ बता दिया कि अभी बस इसने यही बताया कि शेल्स होते हैं, उनका नाम है के एल एम एन ओ, और साथ में इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। ये सिर्फ थ्योरी दी, सिंपल, मैंने सिंपल वर्डिंग में बताई, समझ आइए। अब इसकी थ्योरी जो है ना किसी वजह से गलत साबित हो, वो क्यों? इसने एक बात बताई जो कि गलत थी, वो बड़े गौर से समझने वाली है। वो ये कि क्योंकि एटम के सेंटर में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे मैंने आगे बोला कोई चार्ज नहीं होता। अभी आप सोचिए चार्ज का क्या मतलब है, ये चार्ज क्या होता है? चार्ज से मुराद है कि हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारी हम न्यूट्रल है, ठीक है ना। जैसे ये पेन है ना, ये भी न्यूट्रल है। जब मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा ना तो इसके अंदर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव। जो दो मकनातीस नहीं होते, मैग्नेट होते हैं जो, तो आप उनको कभी कभी ऐसे करते हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और कभी कभी उसकी साइड चेंज करते हो तो वो रिपेल करते हैं, दूर दूर जाते हैं। समझ आ रही है ना। तो ये हर दुनिया में हर बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। चार्ज जरूरी नहीं कि हो, अगर हम उसको चार्ज कभी पैदा हो जाता है, कभी पहले से मौजूद होता है, उसकी वजह से या तो बॉडी अट्रैक्ट करती है, या जो सेम चार्जेस होते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना, ये फर्ज करो भी पॉजिटिव है, ये भी, तो ये रिपेल करेगा, दूर दूर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाए और एक, तो ये अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रल का मतलब होता है कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, पीछे मैंने बताया। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ रही है? अब सवाल ये पैदा हुआ कि इधर प्रोटॉन है, इसका मतलब है प्रोटॉन होने की वजह से न्यूट्रॉन होने की वजह से कोई फर्क है, लेकिन प्रोटॉन होने की वजह से न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? +1, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन, अगर फर्ज करो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कौन सा चार्ज है? इसके अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन है बहुत सारे। बाहर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव के साथ सब पे क्या, कौन सा चार्ज आ गया इस न्यूक्लियस पे? इस सारे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, इससे कोई फर्क है? चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क है नहीं पा रहा। अब होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
तो अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और क्योंकि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूमता जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इधर ज्यादा हो गए, जितना बड़ा शेल होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, कितने होंगे वो बात की बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो लगातार घूम रहा है, पहली बात है, और जो चीज लगातार काम कर रही हो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है। मैं लगातार काम करता जाऊंगा तो मैं भूखा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, समझ आ रही है ना। आप भागते जाएंगे, यहाँ से कराची तक भाग के जा सकते हैं आप, क्या पता यहाँ से आप 10 के पहुंचे और आप उधर ही गिर पड़े, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन, वो कहता है इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, कौन कह रहा है, रदरफोर्ड कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर रदरफोर्ड ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता है, तो वो लगातार घूमने से इलेक्ट्रॉन की क्या होती जाएगी, एनर्जी। और जब किसी चीज की एनर्जी कम होती जाएगी, फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन इधर था, एनर्जी कम होगी, आहिस्ता 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 घूमते घूमते किधर पहुंच जाएगा, इधर। एनर्जी कम होगी, फिर घूमते घूमते किधर पहुंचेगा, और एक टाइम आएगा कि इधर इधर पहुंचेगा, और एक टाइम आएगा घूमते घूमते उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, किसके ऊपर आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर। और वैसे भी अगर जाहिर है वो तो जो जो प्रोटॉन जो जो न्यूक्लियस है वो तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन साथ घूम भी तो रहा है ना। एक तो वो अट्रैक्ट भी कर रहा है, नंबर वन, दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है। और क्योंकि कोई चीज जब लगातार घूम रही हो, वर्क कर रही होती है, उसकी एनर्जी जाया हो रही है। और साइंस कहती है कि जब जब एनर्जी जाया हो जाएगी, जो चीज इधर है वो इधर आ जाएगी, कुछ टाइम बाद वो इधर आ जाएगी, कुछ टाइम बाद वो, और आखिरकार इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते किसके ऊपर गिर जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। जब एटम खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया किससे मिलकर बनी हुई है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये बात गलत है, और रदरफोर्ड से इस बात का आंसर नहीं दिया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसको ये चीज तो कंफर्म पता थी कि इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं, लेकिन ये इस बात का आंसर नहीं दिया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर क्यों नहीं गिरता। समझ आइए ना, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ऊपर से वो नीचे आता जाएगा, उसको एनर्जी बाहर से तो कहीं मिल नहीं रही। तो ये क्वेश्चन किसने दिया, इसका आंसर किसने दिया, बोहर ने। नहीं दिया गया, अब किसने दिया, बोहर एक नया साइंसदान आने लगा। बोहर, ये थी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, या एटॉमिक मॉडल कह दो या एटॉमिक थ्योरी कह दो। तो बोहर ने चंद एक बातों का इसमें इजाफा किया जो मैं बताने लगा हूं आपको, ठीक है। वो क्या है, बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर ने सबसे पहले तो इस बात का आंसर देना था कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं न्यूक्लियस में गिरता। तो उसने एक एग्जांपल दी, बिल्कुल। वो कौन सी एग्जांपल थी, उसे कहते हैं प्लानिटरी मॉडल। ये आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। उसे कहते हैं प्लानिटरी मॉडल। जैसे आपको पता है, हमारी जो जमीन है, जो अर्थ है, वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन, सूरज के चक्कर लगा रही है। और कई सदियों से, जब से दुनिया बनी हुई है ना, तब से ये ऐसा हो रहा है कि जो जमीन है वो सूरज के चक्कर लगा रही है। तो जाहिर है, जमीन अगर सूरज के चक्कर लगा रही है, तो कोई ना कोई रीजन तो होगी कि वो चक्कर लगा रही है। पहली रीजन तो ये है कि जाहिर है सूरज के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज होगा, अर्थ के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज होगा, तो अर्थ और जमीन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर जमीन लगातार चक्कर लगा रही है सूरज के गिर्द, तो जमीन की एनर्जी कम हो जानी चाहिए, और जमीन को किसके ऊपर आके गिर जाना चाहिए। इतनी सदियां हो गई हैं, इतनी सदियों से कितनी एनर्जी कम हो गई होगी, वो सूरज के ऊपर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी। तो इसने बताया, बोहर ने, कि कुदरत में अल्लाह ने कुछ चीजें ऐसी बनाई हुई हैं कि उनके दरमियान डिफरेंट फोर्सेस हैं चीजों के दरमियान, और वो फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। मिसाल के तौर पे
जितना इलेक्ट्रॉन जितना अर्थ जो जमीन है या अर्थ है वो सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उतना ही क्या पता सन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखो, एक चीज जब जो चक्कर लगा रही होती है ना, तो एक तो फोर्स पैदा होती है इलेक्ट्रॉन के दरमियान और एक फोर्स ये होती है, ठीक है। इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका फार्मूला भी होता है, आगे जाकर आप शायद पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। एक फोर्स वो होती है, और जब कोई चीज सर्कल में घूम रही होती है ना, तो एक दूसरी फोर्स भी पैदा हो जाती है, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आप फिजिक्स की बुक में पढ़ेंगे, इसका फार्मूला भी ये होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये आप पढ़ेंगे 5वें चैप्टर के अंदर जाके। कहते हैं दो, ये फोर्स तब पैदा होती है जब कोई चीज सर्कल में घूमती है। किसमें घूमती है? सर्कल में घूमती है। दो फोर्सेस पैदा होगी, एक फोर्स थी इन दोनों के दरमियान, से कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक फोर्स है जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखना, मिसाल के तौर पे एक रस्सी को, एक बॉडी को हम इधर इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, जितनी फोर्स इधर लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, उतनी फोर्स हम इधर भी, ये हरकत करेगी? कभी भी नहीं करेगी। फोर्स क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। ऐसे ही होता है कि जितनी सेंटीमीटर फोर्स लग रही होती है ना, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रही होती है दोनों के दरमियान, और दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? ऑपोजिट होती है। यानी अगर ये फोर्स ऑफ जो इसकी जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही है ना ऐसे, तो जो सेंटीमीटर फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? नीचे की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ। दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता, बिल्कुल वैसे जैसे जो अर्थ है वो सन के ऊपर है, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। ठीक है, दुनिया में हर जगह पे फोर्सेस क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं, और हर फोर्स दूसरे फोर्स को अपोज करती है। क्या करती है? कुछ फोर्सेस ऐड हो जाती हैं, कुछ फोर्सेस माइनस हो जाती हैं। माइनस से मुराद है जैसे ये माइनस हो रही है, ऐड से मुराद है जमा होगी तो एक तरफ होगी, एक तरफ फोर्सेस होगी तो जमा हो रही होगी, एक इधर को होगी एक इधर को होगी तो क्या हो रही होगी? माइनस हो रही होगी। ठीक है ना, फोर्स बैलेंस हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता। तो ये इसने एटम का मॉडल बताया, लेकिन इसके अलावा इसने एक्स्ट्रा बातें बताई जो हमने असल में समझनी है, वो आज नहीं समझी जाएंगी। वो असल डिटेल है जो आपकी बुक में डिटेल से चलनी है। चैप्टर नंबर 2 तकरीबन आधा इसके ऊपर ही है केमिस्ट्री का। समझ आ रही है ना बात मेरी? कि जहां से हम शुरू करेंगे, ये बोहर था जिसने ये बताया था कि इसका नाम क्या होगा, इसका MnO। फिर कल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बोहर ने ये भी साबित किया था कि जो पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 64 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं? इससे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। समझ आइए ना, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे, मजीद इसकी डिस्कशन करेंगे कल। क्लियर है यहाँ तक?